हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री चंद्रभान राही जी द्वारा लिखी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, कन्यादान। कहानी सुनने से पहले श्री चंद्रभान राही जी के बारे में जानते हैं। श्री चंद्रभान राही जी का जन्म 1 अक्टूबर 1969 को ग्राम और जंगल, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री राही वर्तमान में भोपाल, मध्य प्रदेश में रहते हुए हिंदी साहित्य के यशस्वी कवि, कहानीकार, उपन्यासकार एवं संपादक हैं। उनकी कहानियां जमीनी स्तर की है तथा अधिकांश कहानियां सर्वहारा वर्ग एवं सामयिकता विषयों पर लिखी गई है, जो संवेदनाएं प्रकट करती हैं। श्री राही जी की कहानियों में करुणा होने के कारण ये कहानियां विश्व फलक पर रखने योग्य है। उनकी कहानियों में सामाजिक विसंगतियों और कठिनाइयों को बेबाक तरीके से उकेरा गया है। इसी प्रकार उनके उपन्यासों में तिलिस्म की विलुप्त होती परंपरा का विस्तृत और प्रामाणिक विवरण मिलता है। अपने लेखन के माध्यम से श्री राही ने तिलिस्म विद्या को पुनर्जीवन दिया है। श्री राही उन बिरले साहित्यकारों में से हैं जिनके पास विषय का अपार भंडार है। वे कम शब्दों में आमजन के मन की बात कहने में सक्षम हैं। श्री राही ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त विसंगतियों एवं कुरीतियों को, तिलिस्म के रहस्यों को राष्ट्रीय फलक पर एक बड़े पाठक वर्ग के सामने रखा है। वे अपने कहने के उद्देश्य में सफल हैं। उनकी शैली का कोई जवाब नहीं और हजारों पाठकों के मध्य उनका साहित्य लोकप्रिय है। उन्होंने लगभग 70 पुस्तकों का सृजन किया है। श्री राही ने कई महत्वपूर्ण कहानी संग्रह लिखे, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: रोटी की कीमत, फैसला, लंगड़ा, ताजमहल बिकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रेम कहानियां एवं भविष्य तलाशती लड़की आदि। तो आइए राही जी की कहानी संग्रह शहर में जंगल से ली गई कहानी कन्यादान सुनते। रंजीत काम से अभी आया ही था कि शीला उसके हाथ में एक कार्ड थमाते हुए बोली, यह कोई महेंद्र बाबू आए थे, वे दे गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप अवश्य पधारें। रंजीत महेंद्र बाबू का नाम सुनकर मारे खुशी के फूला न समाया। फौरन चरपाई बिछाकर बैठ गया। उसके हाथ में थमे कार्ड को उलट पुलट कर देखने लगा। महेंद्र के बेटे बंटी के जन्मदिन का कार्ड था। उसमें एक तरफ मोटे मोटे अक्षरों में किरण का नाम लिखा था। किरण का नाम देखते ही वह स्वयं को अतीत में खोता हुआ सा महसूस करने लगा। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे यादों की डोर से अतीत में खींच रहा हो और अतीत के पन्ने पलटने लगे। उसकी स्मृति पटल पर धुंधली सी तस्वीर स्पष्ट होने लगी। रंजीत की शादी को 7 दिन पूरे हो गए थे, परंतु अभी भी उनके बीच न जाने क्यों यह खिंचा खिंचा सा वातावरण बना हुआ था। शायद एक दूसरे को समझने को 7 दिन का समय कम था। उस आदमी को 7 दिन के अंदर तो आसानी से समझा जा सकता है जो रात दिन एक साथ रह रहा हो। रंजीत की पत्नी का नाम किरण था। उसकी शादी उसके चाचा राम प्रसाद ने करवाई थी। किरण गृह कार्य में पूर्ण रूप से दक्ष थी। उसके हाथ का बनाया हुआ खाना रंजीत के साथ साथ उनके घर के सभी सदस्य, माँ, पिता व छोटे भाई को भी अच्छा लगता था। रंजीत पेशे से पेंटर का काम करता था। उसके पिता रामचरण सरकारी कार्यालय में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत थे। उनकी माता घर के कामों में किरण का हाथ बटाया करती थी, लेकिन न जाने क्यों माँ को कुछ कुछ शंका हुई कि किरण और रंजीत की आपस में बन नहीं रही है, जबकि ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि किरण और रंजीत के आपसी संबंध मधुर नहीं है। आज तक कभी भी न तो कोई किरण की ऊंची आवाज सुनाई दी, न ही रंजीत की। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन तो सफल है, परंतु इन सब बातों के बावजूद रंजीत की माताजी को कुछ कुछ इनके संबंधों के बारे में
शंका उत्पन्न हुई। शायद यहाँ उनका अनुभव कार्य कर रहा था। मानो अगर समय पर विजय पा जाए तो वह दुनिया में सर्वशक्तिमान कहलाए। एक समय ही ऐसा है जिससे मानव अपनी हार मानता है, वरना शायद ही ऐसी कोई चीज है जिस पर मानव ने विजय पाने की कोशिश न की हो। समय बीतता रहा। रंजीत और किरण के संबंध मधुर होते चले गए, परंतु इस मधुरता में भी एक ऐसी लकीर जो यह स्पष्ट करती थी कि मैं किरण हूं और तुम रंजीत, दिखाई दे रही थी। जिस संबंध में कोई लकीर दिखाई दे तो यह समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं संबंधों की मधुरता में कोई टूटन अवश्य है। शायद यही बात रंजीत भांप चुका था। यह कई दिनों से अनुभव कर रहा था कि किरण भले ही संपूर्ण शरीर से मेरी है, परंतु वह मन से कहीं और है। रंजीत कई दिनों से महसूस कर रहा था, उसके बनाए हुए चित्रों में वह आकर्षण नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। वह अपने चित्रों में आकर्षक रंग नहीं भर पा रहा है। एक पेंटर के लिए चित्रों में उचित रंग न भर पाना उसके कला की निंदा होने के बराबर होती है। रंजीत किरण का पूरा पूरा ध्यान रखता था। वह प्रत्येक माह की पहली तारीख को उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य लाता, परंतु किरण उसमें कोई रुचि न लेती। किरण ने कभी किसी चीज की मांग नहीं की। यह बात रंजीत को रह रह कर चुभती कि प्रत्येक व्यक्ति की पत्नियां उनसे नाना प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनसे मांग किया करती है, लेकिन एक किरण है जिसने आज तक किसी चीज की मांग नहीं की। क्या उसमें नारीत्व के गुण नहीं है? क्या उसकी अभिलाषाएं समाप्त हो चुकी है? नहीं, नारी एक ऐसी चीज है जिसकी अभिलाषा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। वह अतृप्त रहती है जन्म जन्म से। फिर क्यों? इस तरह से नाना प्रकार के सवाल रंजीत के मन में उठते, लेकिन आज तक किरण ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की, न कोई शिकायत का मौका आने दिया। इस दुनिया में प्रत्येक मानव अपने स्तरीय तरीकों से सोचता है एवं कार्य करता है, चाहे उसका परिणाम अपेक्षाकृत उसके विपरीत से ही क्यों न निकले। रंजीत एक समझदार एवं बुद्धिमान व्यक्ति था। भावनाओं की कद्र करना उसकी अच्छी आदत थी। वह प्रत्येक क्षण किरण के बारे में ही सोचता रहता। किरण की खामोशी उसके लिए चिंता का विषय बन गया था। किरण उसको पत्नी के रूप में मिल तो चुकी थी, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। हाँ, जिंदा लाश मात्र ही तो है। उसका मन न जाने किस दुनिया में किसको ढूंढता रहता है। रंजीत यह नहीं चाहता था। वह चाहता था कि किरण के शरीर की अपेक्षा उसके मन पर अधिकार हो। वैसे तो किसी के मन पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि कम से कम उसका मन मेरे मन से मिल जाए। यही एक कारण रंजीत को परेशान करता था कि किरण मन से उसका साथ दे पाने में असमर्थ दिखाई देती थी। वह उसे जब भी देखता था तो उसे महसूस होता था कि शायद किरण अपने मन में कोई बहुत ही बड़ा बोझ छुपाए हुए है, जिसके कारण उसका मन मजबूर है तथा वह खुलकर सामने नहीं आ पाती है। जब रंजीत को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि किरण मात्र गुलामों की तरह हमारे घर में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, तो उससे रहा न गया। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने भी कई बार इस तरह की स्थिति का अनुभव किया था, परंतु वह रंजीत के भय से कुछ न कह सकी। माँ ने यहाँ तक बताया कि किरण जब भी अकेली रहती है तब वह रोती है। उसकी आंखें हमेशा गीली ही दिखाई देती है। एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो उठी। यह कोई समझ न पा रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो किरण को परेशान किए हुए है। इस घर में खाने पीने का कोई अभाव न था। सामाजिक परंपरा के अंतर्गत किसी प्रकार की सख्ती भी नहीं बरती जा रही थी। शायद यह किरण का व्यक्तिगत मामला हो, परंतु पति पत्नी के बीच कोई भी मामला व्यक्तिगत नहीं रह जाता। अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत मामला रहता भी है तो यह प्रमाणित करता है
कि उन दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। सूरज प्रतिदिन निकलता है, वह डूबता है, परंतु सूरज किसके लिए कौन सा सवेरा लेकर आता है, यह तो वह स्वयं ही जानता है, या फिर जानता है समय। रंजीत का आज काम में मन नहीं लगा। बार बार उसकी आंखों के सामने उसका उदास चेहरा घूम रहा था। सड़क के किनारे रंजीत को एक विज्ञापन का बोर्ड बनाने का काम मिला था। उसने उस बोर्ड पर रेखा चित्र तो खींच लिए थे, लेकिन उसमें रंग न भर पा रहा था। अपने हाथ में रंग से भरे ब्रश को लिए वह सोच रहा था कि कहीं मैं किरण से विवाह करके कोई गलती तो नहीं कर बैठा। नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरी शादी न होती। इसी तरह के कई सवालों के बीच वह स्वयं को घिरा हुआ, असहाय, उत्तरहीन सा पा रहा था। जब कोई व्यक्ति किसी सवाल का जवाब दे पाने में असमर्थ होने लगता है तो उसकी आत्मा उसको धिक्कारती है, लानत भेजती है। तब वह मानो या तो अपना रास्ता बदल लेता है या फिर आने वाले संकटों का सामना करने के लिए कमर कस लेता है। रंजीत ने मन ही मन कुछ निश्चय किया। उसके बाद उसने ब्रश को बोर्ड पर चला दिया। सूरज भी उगा और डूब गया। सारी लालिमा वह अपने साथ समेट ले गया और दे गया अंधेरा। कभी कभी मानव को अंधेरा भी अति प्रिय लगता है। आज रंजीत सूरज के डूबने से पूर्व ही घर आ गया, क्योंकि उसका मन अत्यधिक अशांत था। न जाने क्यों आज उसे लग रहा था कि सारी दुनिया मुझसे बेगानी हो गई है। मैं इस जहां में अकेला ही घूम रहा हूँ। मुझसे न कोई बोलने वाला है, न कोई देख रेख करने वाला है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह कल्पना लोक में न जाने क्या क्या कल्पनाएं करता हुआ चला गया। उसकी कल्पना तब छिन्न हुई जब किरण ने आकर कहा, क्या बात है, आज आपने लाइट नहीं जलाई? खटाक के साथ किरण ने स्विच दबा दिया, जिसके दबते ही पूरे कमरे में उजाला हो गया। किरण ने रंजीत को देखा। उसके बाल एक अजीब तरह की शक्ल में उलझे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि रंजीत अकेला बैठा न जाने क्या क्या सवाल करता रहा और सवालों के बीच बैठा उन्हें हल करने की कोशिश में वह अपने बालों को नोचता रहा। किरण बुद्धि की तीव्र थी। उसे यह भांपते देर न हुई कि रंजीत आज ज्यादा ही परेशान है। सो उसने आहिस्ता से कहा, क्या मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, एक संक्षिप्त सा उत्तर जो साधारण सी भाषा में दिया गया था। रंजीत के इस नहीं ने मानो किरण को यह आभास करा दिया कि आखिर ये रूठे क्यों हैं। क्या बात है, आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? रंजीत की बगल में बैठते हुए पूछा। रंजीत लेटा हुआ था। वह उठा और तकिए के नीचे से उसने बीड़ी निकालकर बीड़ी जलाई। बीड़ी का कश लेते हुए उसने बहुत ही सहज ढंग से पूछा, किरण, एक बात पूछूं? सच बताओगी? क्या तुम बीमार हो? नहीं। क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। यह तो सब किस्मत का लिखा हुआ होता है कि कौन किसके साथ रहेगा। इसमें भला आदमी का क्या बस चलता है। यह देखिए, रात अधिक बीत गई है। अब आराम करिए, कल आपको काम पर भी तो जाना है। किरण ने बात को टालने की कोशिश की। नहीं किरण, आज मुझे मत रोको। मुझे मेरे दिल की बात कह लेने दो। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण न तुम कभी हंसती हो न कभी कुछ कहती हो। बस एक गुलाम की तरह दिन रात काम करती रहती हो और जब कभी समय मिला तो उस समय रोती हो। बताओ किरण, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी पूर्ति मैं नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, हम औरतों की तो जिंदगी ही मर्दों की सेवा करना है। हम गुलाम कहाँ, और मैं तो अपने पति के। मत कहो मुझे पति। एक तीव्र आवाज में झल्ला कर रंजीत बोल पड़ा।
बीड़ी का आखिरी कस लेने के बाद उसने उसे अपने बिस्तर के नीचे फेंक दिया, जो धीरे धीरे बुझ गई। देखो किरण, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ किसी भी बात की तकलीफ हो तो तुम बगैर किसी संकोच के बता दो, नहीं तो मैं यह समझूंगा कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसके लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। रंजीत का गला भर आया। न जाने क्यों किरण को रंजीत का इस तरह उसे सवाल करना अच्छा न लगा। किरण एक तरफ बैठकर रोने लग गई। औरतों का सबसे बड़ा हथियार उनके आंसू ही होते हैं, जिनके सामने बड़े से बड़े पत्थर भी पसीज कर रह जाते हैं। सुबह किरण न जाने कब उठ गई थी, क्योंकि जब रंजीत की आंख खुली तब सूरज अपनी लालिमा बिखेर चुका था। हाथ मुंह धोने के बाद वो अपनी माँ के पास गया। माँ आंगन में बैठी चावल में पड़े कंकरों को बीन रही थी। शायद खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। किरण ने चूल्हा जलाया हुआ था, जिसके कारण पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। माँ ने जब रंजीत को अपने निकट बैठते हुए पाया तब अचानक ही माँ कह उठी, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। वह बैठते हुए बोला, हाँ माँ, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि क्यों न किरण को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दिया जाए। रंजीत की बात सुनकर माँ आश्चर्यचकित होकर बोली, आखिर बात क्या है बेटे, कोई अनबन हो गई क्या। एक प्रश्न था माँ के शब्दों में। कोई भी माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का उजड़ता घर नहीं देख सकते। अचानक किरण को उसके मायके भेजने की बात माँ के गले नहीं उतरी। उन्होंने थाली में रखे चावल को डलिये में डालते हुए पूछा, देखो बेटा, अकारण ही हम बहू को उसके घर नहीं भेज सकते। वैसे अगले माह रक्षाबंधन का त्योहार है, हो सकता है कि उसके घर से कोई ना कोई उसे लेने आ जाए। रंजीत को पल पल का समय बिताना मुश्किल हो रहा था। उसके लिए यह एक माह का समय तो बरसों के बराबर महसूस होने लगा। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक कार्य समय अनुकूल करने के लिए मानव को बाध्य किया गया। एक माह पश्चात किरण का भाई आकर उसे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अपने घर ले गया। किरण के चले जाने से न जाने क्यों रंजीत को ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से टल गया। आह, किसी की भी अच्छी नहीं होती, वह कभी न कभी अवश्य ही असर करती है। रंजीत ने किरण को कई बार आहे भरते हुए देखा था, जिसके कारण उसका मन अशांत रहता था। अशांत मन कभी भी उचित निर्णय नहीं कर सकता है। यही सोचकर वह किरण को किसी भी बहाने व तरीके से मायके भेज देना चाहता था, तथा अब वह अपने व किरण के संबंध को लेकर ज्यादा परेशान न था। परंतु उसे किरण की उदासी का कोई ठोस कारण उसकी समझ में अभी तक नहीं आ रहा था। किरण को मायके गए हुए 3 महीने हो चुके थे। न तो किरण वापस आई और न ही रंजीत उसे लेने गया। एक दिन जब रंजीत काम पर से घर वापस आया तब उसके पिताजी ने उससे कहा कि क्या बात है बेटे, बहू को लेने के लिए नहीं जाएगा क्या। तब उसने सर झुकाकर कहा, अगले रविवार को चला जाऊंगा। आज रविवार का दिन था। रंजीत किरण को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। किरण के घर पहुंचकर उसने किरण में एक अजीब तरह का परिवर्तन पाया। वह यहाँ आकर बहुत खुश थी। उसके शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया था। जब किरण ने रंजीत को देखा तो न जाने क्यों वह उदास हो गई। एक मसले हुए फूल की तरह उसका चेहरा दिखाई देने लगा। किरण ने रंजीत के आने पर कोई उत्साह नहीं दिखाया था। रंजीत किरण को अपने घर ले अवश्य आया था, परंतु उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वह उसे जबरदस्ती खींच कर ले आया है। आज दूसरा दिन था किरण को आए हुए। आज शाम को जब रंजीत काम से घर वापस आया तब किरण ने उससे कहा, सुनिए। रंजीत स्वयं को इस तरह संबोधित करते हुए पहली बार सुन रहा था। वह एकदम ठिठक कर खड़ा हो गया। घर में माताजी नहीं थी, पिताजी भी कहीं गए हुए थे। रंजीत ने धीरे से कहा, कहो।
मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो कहूँ। किरण का इस तरह से बात करना रंजीत को अच्छा न लगा, परंतु वह 6-7 माह के पश्चात आज कुछ बात करना चाहती है। उस स्थिति में वह खामोश खड़ा सोचता रहा, आखिर यह क्या बात करना चाहती है। अभी वह कुछ कहता इससे पहले ही किरण ने पुनः कहा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वह अंदर चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। रंजीत हाथ मुंह धोकर जब चरपाई पर बैठा तो किरण 2 कप चाय लेकर आई। रंजीत ने एक नज़र भरकर किरण की तरफ देखा, मानो वो पूछना चाहता हो कि आखिर तुम ऐसी कौन सी बात कहना चाहती हो। मानो नजरों की भाषा पढ़ना किरण को आता हो। वह फौरन बोल पड़ी, देखिए, मैं यह कह रही थी कि मैं मानसिक रूप से यहाँ शामिल नहीं हो पा रही हूँ। मुझे भले ही आपके साथ रहने पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ। एक बिजली सी गिरी रंजीत पर। वह स्वयं को संभालते हुए बोला, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने तुम्हें देने की कोशिश न की हो। नहीं, यह बात नहीं है। मैं यह भी जानती हूँ कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो पति के रूप में मैंने आपको पाया। वो आपके घर वाले ने मुझे स्वीकारा। रंजीत, मेरे मन मस्तिष्क पर किसी और का अधिकार है जिसे मैं भुला पाने में असमर्थ हूँ। बस मैं यही बात आपसे कहना चाह रही थी कि अपनी लाख कोशिशों के बाद भी मैं महेंद्र को नहीं भुला पा रही हूँ। आज जब मैं अपने दिल के हाथों हार गई हूँ तो मैंने यह स्वीकार किया कि मैं भले ही तन से आपकी हूँ, लेकिन मन से अभी भी मैं महेंद्र की हूँ। मैं महेंद्र को बचपन से चाहती हूँ। महेंद्र मेरे लिए सब कुछ है। अब निर्णय आपके हाथ में है। मैं अब तक यही सोचती थी कि अब स्वयं को संभाल लूंगी, परंतु मायके जाने के पश्चात मेरी मुलाकात प्रतिदिन महेंद्र से होती रही। हमारे रिश्ते एक बार पुनः अंकुरित हो उठे। मैं यह मानती हूँ कि कोई भी आदमी अपनी पत्नी की इस तरह की करनी पर कुछ भी कर सकता है। आपको पूरी छूट है। आप कोई भी उचित निर्णय ले सकते हैं। चाय का आखिरी घूंट न जाने क्यों रंजीत के गले से नीचे नहीं उतर रहा था, परंतु किसी तरह चाय खत्म करने के बाद उसने सिर्फ इतना ही कहा, ये महेंद्र जी रहते कहाँ हैं? हमारे ही घर के पास में। लेकिन अभी किरण का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि रंजीत उठा और एक तरफ चला गया। महेंद्र किरण के मायके के घर के पास में ही रहता था। वैसे वह इस समय बढ़ई का काम कर रहा था। शरीर से हिष्ट पुष्ट था। रंजीत महेंद्र के सामने जब पहुंचा तो महेंद्र ने रंजीत को पहचानने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सका। तब रंजीत ने अपना परिचय किरण के पति के रूप में दिया। तब महेंद्र रंजीत को आदरपूर्वक कमरे में ले गया। कमरा इतना सुंदर न था, परंतु व्यवस्थित था। कलात्मक ढंग से कई जगह जंगली लकड़ियों की मूर्तियां स्थापित थी, जिसे शायद महेंद्र ने अपने हाथों से बनाया था। महेंद्र ने रंजीत का इस तरह से आने का कारण पूछा तो रंजीत ने कहा, देखो महेंद्र बाबू, मैं एक बहुत ही बड़ी समस्या में घिरा हुआ हूँ। उसका निदान सिर्फ आप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर बात क्या है? आप जरा स्पष्ट रूप से बताइए। इस पर रंजीत को एहसास हुआ कि महेंद्र एक समझदार व्यक्ति है। महेंद्र जी, मैं इधर उधर की बात न करके सीधी मतलब की बात पर आता हूँ। मुझे किरण अपने और आपके संबंध के बारे में सब कुछ बता चुकी है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपके दिल में भी अभी तक उतना ही प्यार है जो आज तक किरण के दिल में है? क्योंकि दिल पर दिमाग का जोर नहीं चलता। रंजीत जी, मैं यह तो नहीं जानता कि किरण के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, परंतु मैं अपना प्रमाण यह कहकर देता हूँ कि मैंने अभी तक शादी यही सोचकर नहीं की कि शायद एक दिन मैं किरण को पा सकूं। एक ठंडी सांस खींचने के बाद महेंद्र ने फिर कहा, जबकि मैं यह जानता हूं कि यह अब असंभव नहीं है।
महेंद्र जी, मैं आपके सामने एक सुझाव रख रहा हूं। यदि उचित लगे तो आप स्वीकार करें, अन्यथा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं चाहता हूं कि जो हम 3 व्यक्तियों की जिंदगी एक साथ तबाह हो रही है, क्यों ना ऐसा करे कि सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी ही तबाह हो। कम से कम 2 लोग तो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकेंगे। मैं चाहता हूं कि आप किरण से शादी कर लें। समाज क्या कहेगा इसकी चिंता आप न करें। कहिए, आप किरण से शादी करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो किरण का कन्यादान मैं करूंगा और बारात आपको मेरे दरवाजे लानी होगी। इस प्रक्रिया पर पहले मैं अमल करूंगा। महेंद्र को भी यह सुझाव पसंद आया। जहां 3 व्यक्तियों की जिंदगी तबाह हो रही थी, उसकी जगह रंजीत अपने बलिदान व त्याग से कम 2 उजड़े घरों को बसा तो सकेगा। इस कार्य को करने के लिए रंजीत का हृदय किसी विशाल सागर से कम न था। महेंद्र का जी चाह रहा था कि वह लपक कर रंजीत का पैर चूम ले। हुआ भी यही। महेंद्र अपनी बारात लेकर रंजीत के घर आया। रंजीत के घर वालों ने उनकी शादी का संपूर्ण खर्च उठाया। जब कन्यादान का समय आया तब रंजीत ने किरण का कन्यादान किया, जो भारतीय समाज में एक मिसाल कायम करता है। इसका समाज ने विरोध भी किया, परंतु मानव अगर ठान ले तो वह क्या नहीं कर सकता। समाज किसी भी मानव को 2 जून की रोटी नहीं दे सकता। अलबत्ता वह बड़े बड़े समाजवादी भाषणों से व्यक्तियों को इकट्ठा अवश्य कर सकता है। महेंद्र किरण को विदा करा कर ले गया। यह अलग बात है कि रंजीत को समाज क्या समझे, किरण का पति, भाई या बाप। इसका जवाब तो समाज को समय ही दे पाएगा। कुछ दिनों के बाद रंजीत ने भी शीला नाम की एक सुशील कन्या से विवाह कर लिया, परंतु किरण की याद उसको हमेशा सताती रही। समाज ने रंजीत के द्वारा किए गए कार्य को समाज के रीति के विरुद्ध मानव ने कई प्रकार के आक्षेप लगाए। कुछ ने कहा रंजीत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किरण की शादी महेंद्र से करवा दी। कुछ ने कहा कि रंजीत किरण के आगे झुक गया। कुछ ने ऐसा कहा जिसे सुनने में भी अच्छा न लगा था, लेकिन रंजीत का यह महान त्याग तो किसी को नजर नहीं आ रहा था। रंजीत की आंखें डबडबा आई। उसने अपने हाथ में थमे कार्ड पर छपे अक्षरों पर नजर दौड़ाई। उस पर लिखा था कि बंटी के प्रथम जन्म दिवस पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। दर्शनाभिलाषी महेंद्र कुमार एवं समस्त परिवार। रंजीत उस कार्ड पर बार बार हाथ फेर रहा था। वह यह सोच रहा था आखिर इस बच्चे को जो बाप का नाम मिला है, क्या वह वास्तव में उचित है? क्या वह मेरा? नहीं। समय हमेशा परिवर्तन को महत्व देता है, चाहे भले ही भूतकाल कितना ही सशक्त व प्रमाणित क्यों न हो। इसलिए वर्तमान ही उचित है। अपने इस फैसले के साथ रंजीत ने आवाज दी, शीला। अंदर से एक सुरीली आवाज आई, जी। वह बाहर आते हुए बोली, जी। देखो, हमें डुमरियागंज चलना है। वहां मेरे एक मित्र के बच्चे का आज शाम जन्मदिन है। ऐसा करो, मेरे कपड़े ला दो और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। जी, बहुत अच्छा। रंजीत के कपड़े लाने के लिए शीला कमरे के अंदर चली गई। रंजीत बाहर चरपाई पर बैठा अभी भी उस कार्ड को देख रहा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।